गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम निशा फ्रॉम यूनिक केमिस्ट्री क्लासेस। आज बताएंगे आपको हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के अंदर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं उनका मैकेनिज्म क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखी थी। कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखी थी बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। यानी कि जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल के द्वारा की जाए उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका बेसिक थीम हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि हमारा हेलो एल्केन है, दिस इज स्लाइटली नेगेटिव, दिस इज स्लाइटली पॉजिटिव, क्योंकि ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है, तो ये स्लाइटली पॉजिटिव है, दिस इज स्लाइटली नेगेटिव। तो पॉजिटिव यानी कि न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज आकर इस पर अटैक करेगी और ये यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हेलो ग्रुप की जगह हमारा कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो हमने लिया वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। This type of reaction is known as substitution reaction. इस रिएक्शन को हम substitution reaction के नाम से जानते हैं। Now, what are the types of these substitution reactions? इस substitution reaction की कोई भी टाइप कौन सी टाइप है ये हमें देखनी है। तो कौन सी टाइप्स हैं बेटा इसकी? हम कह रहे हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। विच सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट टाइप इज योर SN2 एंड सेकेंड टाइप इज योर SN1। इसके अलावा बेटा एक SNI टाइप ऑफ द रिएक्शन भी होती है जो आपको नहीं स्टडी करनी है यहाँ पर क्लास 12 के अंदर। आपको पढ़नी है SN2 एंड SN1 रिएक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस SN2? देखिए इसका मतलब है सब्स्टिट्यूशन, S इज फॉर सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एंड 2 मीन्स बाईमॉलिक्यूलर, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन पर हमारी रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल्स। कौन से दो मॉलिक्यूल बेटा? सबस्ट्रेट एंड अटैकिंग रिएजेंट। दोनों मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन पर रिएक्शन का रेट जो है वो हमारा डिपेंड करता है। नाउ दिस इज SN1, दिस इज सब्स्टिट्यूशन। व्हाट इज दिस? दिस इज सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? यूनिमॉलिक्यूलर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर? व्हाट इज द थीम फॉर यूनिमॉलिक्यूलर? यानी कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो एक ही रिएजेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, और वो रिएजेंट कौन है? आप सबस्ट्रेट, ठीक है। यानी आपकी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर ही हमारी रिएक्शन का रेट जो है वो डिपेंड करता है। दैट टाइप ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज SN1 रिएक्शन, ठीक है। अब चलिए इनको डिटेल में करते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ SN2 एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ SN1? समझ में आया बेटा? व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? SN1 एंड SN2, यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन एंड बाईमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट फर्स्ट इन डिटेल SN2 टाइप ऑफ द रिएक्शन। We will study about SN2 type of the reaction. क्या था बेटा SN2? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर, यानी कि दो की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। ये सबस्ट्रेट एंड अटैकिंग रिएजेंट दोनों की कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं हेलो एल्केन्स की, तो आपको हल्का सा आइडिया देती हूँ। हेलो एल्केन्स में अगर मैं बात करूँ तो क्या है यहाँ पर? दिस विल बी योर हेलो एल्केन, ठीक है। हम इसको ले लेते हैं बेटा, टर्शरी हेलो एल्केन ले लिया हमने, ठीक है। टर्शरी हेलो एल्केन ले लिया। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सॉरी टर्शरी नहीं लेते बेटा, प्राइमरी लेते हैं, ठीक है। SN2 कर रहे हैं ना हम, प्राइमरी हेलो एल्केन लेते हैं। तो यहाँ पर क्या देखिए थीम क्या है? दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, तो ये होगा स्लाइट नेगेटिव, ये होगा स्लाइट पॉजिटिव, ठीक है। दिस इज स्लाइट नेगेटिव, दिस इज स्लाइट पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है उसके फ्रंट में अगर हम देखें, जो हमारा मॉलिक्यूल है उसके फ्रंट में अगर हम देखें तो उसके फ्रंट में यहाँ पर मेरा हेलोजन एटम बैठा हुआ है, हैविंग स्लाइट नेगेटिव चार्ज। दूसरी बात, आपके हेलोजन पर आपको पता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। एज यू नो वेरी वेल, आपके जो हेलोजन्स होते हैं उनके ऊपर क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, या तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा या उस पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एज अ लोन पेयर। तो क्या है उसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा है। तो अब देखिए इसके पास दो रास्ते हैं, या तो ये
यहाँ से फ्रंट से आके अटैक करे क्लोरीन को और इसको रिमूव आउट करवा दे यहाँ से, या ये यहाँ से बैक से आके अटैक करे और क्लोरीन को रिमूव आउट करा दे। दो रास्ते हैं मेरे न्यूक्लियोफाइल के पास कि या तो वो फ्रंट से अटैक करे या वो बैक से अटैक करे। ठीक है बेटा, या तो वो फ्रंट से अटैक करे या फिर वो बैक से अटैक करे। अब देखिए अगर यहाँ पे हम ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दें, तो फ्रंट से अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल आता है, यू कैन सी फ्रंट से अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल आता है बेटा, तो फ्रंट के ऊपर मेरा जो हेलो ग्रुप बैठा है दैट कंटेन्स स्लाइट नेगेटिव चार्ज एंड हैविंग द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो। तो क्या एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के आसपास से न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करना चाहेगा? नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि वहां पे क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर ये फ्रंट से इसके पास से आके अटैक करने की कोशिश करता है, इसको रिपल्शंस लगती है एंड दैट गॉट अनस्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि बैक साइड से अटैक करे, कि बैक साइड से आके अटैक करे। और अगर ये बैक साइड से आके अटैक करता है तो देखिए यहाँ पर बनती है एक ट्रांजिशन स्टेट। तो फ्रंट का जो ऑप्शन है वो हम रिमूव आउट कर दें। ये बैक साइड से आके अटैक करता है तो हमारे पास बनती है एक ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या बनती है बेटा, यहाँ पे देखिए इस कार्बन के पास ये 3 हाइड्रोजन तो थे। ठीक है, जैसे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया मतलब न्यूक्लियोफाइल ने बॉन्ड बनाना शुरू किया बैक साइड से, और वैसे ही सामने से यानी कि फ्रंट से क्लोरीन का यानी कि हेलोजन का जो बॉन्ड है वो टूटना शुरू हो गया है। बैक साइड से बॉन्ड बनना शुरू हो गया, फ्रंट साइड से बॉन्ड टूटना शुरू हो गया, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता बेटा। कार्बन की जो मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी है वो है 4, यानी कि टेट्रा कोवलेंट होता है। 5 बॉन्ड कार्बन नहीं बना सकता किसी भी हालत में। तो यहाँ पर क्या है, एक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है। क्लास 11 में आप पढ़ चुके होंगे ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट्स। तो एक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है बेटा। बैक साइड से जो है वो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करके बॉन्ड बनाना शुरू किया और इसके इस बॉन्ड के बनने की वजह से क्लोरीन का बॉन्ड टूटना शुरू। नाउ जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ पर बन जाता है कंप्लीटली, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पर बन जाता है कंप्लीटली, तो क्या होता है यहाँ पर क्लोरीन जो है वो कंप्लीटली यहाँ से रिमूव आउट हो जाता है। ठीक है, क्लोरीन यहाँ से क्या होता है, कंप्लीटली रिमूव आउट हो जाता है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, देखिए बेसिकली यहाँ पे हमने क्या देखा, अगर हम कंक्लूजन निकालें, what is the conclusion for the SN2 reaction? First, this is a single step reaction. This is a सिंगल स्टेप रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, साथ ही साथ फ्रंट साइड से मेरा जो हेलो ग्रुप है वो निकलना यहाँ पर शुरू हो गया, फॉर्मिंग द ट्रांजिशन स्टेट। यानी जब तक न्यूक्लियोफाइल ने अटैक नहीं किया तब तक हेलोजन ने अपना बॉन्ड नहीं तोड़ा। यानी कि रिएक्शन का रेट इन दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। ये नहीं होगा तो भी रिएक्शन नहीं होगी, ये नहीं होगा तो भी रिएक्शन नहीं होगी। तो मेरा जो रिएक्शन का रेट है दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ, जो आपने लिए हुए हैं CH3Cl एंड न्यूक्लियोफाइल, depends on the concentration of both. So this is known as bimolecular reaction. This is known as bimolecular reaction. ठीक है, सेकेंड थिंग, अब हमने यहाँ पे सेकेंड थिंग क्या देखी, हमने ये देखा बेटा, अगर हम इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री में जाएं थोड़ा सा, इसको मैं हल्के से उस एग्जांपल से समझाती हूँ। बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ रहा हो, ठीक है, आप छतरी लेके निकले हो, ठीक है, बैक साइड से एकदम तेज हवा आ जाए, आपकी छतरी पलट जाए, ठीक है, दैट इज द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। एक तरीके से यहाँ पर भी वही होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या, अगर मैं इसको हल्का सा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसकी चेंज करूँ तो मेरा कुछ इस तरीके से है ये, ठीक है, बैक साइड से इसका अटैक हुआ न्यूक्लियोफाइल का, लाइक हवा का झोंका, तो यहाँ से क्लोरीन निकला, तो ये क्या करते हैं, देखिए बैक साइड से अटैक हुआ तो मेरे सारे के सारे हाइड्रोजन क्या करेंगे, अपनी कॉन्फिगरेशन को पलट लेंगे, और यहाँ पर जो कॉन्फिगरेशन पलटती है दैट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज नोन एज वॉल्डन इन्वर्जन। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है वॉल्डन इन्वर्जन से। सो द कॉन्फिगरेशन इन्वर्टेड, we can say the inversion of configuration in the SN2 reaction for the tetrahedral carbon is known as Walden inversion. तो हम क्या कहेंगे, this the inversion of configuration, the inversion of configuration due to attack of nucleophile from backside to the inversion of configuration due to attack of nucleophile from back side of tetrahedral carbon atom is known as
वॉल्डन इन्वर्जन। दैट इन्वर्जन इज नोन एज वॉल्डन इन्वर्जन। उस इन्वर्जन को हम वॉल्डन इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन है दैट इज नोन एज वॉल्डन इन्वर्जन। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम सेइंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, व्हाट इज वॉल्डन इन्वर्जन। ठीक है, अब देखिए SN2 के अंदर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। अब कोई आपसे पूछ ले कि आपने प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ले लिया है, मान लीजिए आपने लिया प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है, आपने ले लिया सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, आपने ले लिया टर्शरी एल्काइल हैलाइड। The name of the topic is steric influence of the SN2 reaction on the SN2 reactions। SN2 reaction पर steric influence जो है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो देखिए आपने फर्स्ट केस में लिया प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकंड केस में लिया सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, थर्ड केस में आपने ले लिया टर्शरी एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए SN2 रिएक्शन का बेस क्या है कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। अब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के अंदर तो सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप यानी एक ही भारी ग्रुप है। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड के अंदर दो भारी ग्रुप है, दो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप बैठे हुए हैं। और टर्शरी एल्काइल हैलाइड के अंदर तीन भारी ग्रुप यानी कि तीन मिथाइल ग्रुप यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो न्यूक्लियोफाइल को अगर बैक साइड से अटैक करना है, यू कैन इमेजिन, आप अपनी डेली लाइफ से सोच सकते हैं, अगर आपको पूरा खुला एरिया मिले, ठीक है, मूव करने के लिए, तो आप इजीली मूव कर जाएंगे। लेकिन अगर आपको भीड़ भाड़ वाला इलाका मिले तो आपको मूव करना मुश्किल हो जाएगा। या और आसान भाषा में, आपको एक ऐसे बंदे के साथ डील करना है या कोई ऐसे बंदे से मिलना है जो जेड सिक्योरिटी में बैठा हुआ है, या दूसरी तरफ आपको किसी ऐसे बंदे से मिलना है जो बिल्कुल आम आदमी है, उससे मिलने में कोई परेशानी वाली बात ऐसी है नहीं, तो आपको जेड सिक्योरिटी वाले बंदे से मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको थोड़ी अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ेंगी, थोड़ा समय बर्बाद करना पड़ेगा ऑब्वियसली अपना। जो आम आदमी है उससे आप इजीली मीटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या देखिए, ये जो है टर्शरी एल्काइल हैलाइड, ये भीड़ है यहाँ पर, इसके बैक साइड में देखिए भारी भारी ग्रुप लगे हुए हैं, भीड़ है। सो यू कैन इमेजिन दिस इज द जेड सिक्योरिटी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भीड़ कम है थोड़ी सी और यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल बैठे हैं। तो हमारे न्यूक्लियोफाइल का अटैक, दिस इज लाइक आम आदमी, दिस इज लाइक द जेड सिक्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं आप, न्यूक्लियोफाइल को हमें अटैक करवाना है, तो जहाँ पर भीड़ कम होगी वहाँ पर जो अटैक की पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। सो वी कैन से द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, और वी कैन से SN2 रिएक्शन जो है वो हमें प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू टर्शरी। सो वी कैन से टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स के अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है बैक साइड से, बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस। ठीक है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स के अंदर SN2 रिएक्शन बहुत फास्ट जाती हैं और वहां पर हमें SN2 रिएक्शंस ही देखने को मिलती हैं। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स के अंदर हमें SN2 रिएक्शंस देखने को मिलती हैं, एंड टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है वो हम स्टडी करेंगे। अब यू कैन सी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स के अंदर हमें बेसिकली SN2 रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, रिएक्शन का रेट हमें सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट दोनों पर डिपेंड करता है, और हमें यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन देखने को मिलती है। दैट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज नोन एज वॉल्डन इन्वर्जन। मैं बार बार कह रही हूँ, वॉल्डन इन्वर्जन बहुत क्लियरली कर लेना, इसको बहुत ध्यान से कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहता है हमारे क्लास 12 के अंदर। चलिए अब बात करते हैं बेटा टर्शरी एल्काइल हैलाइड की। ठीक है, तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड के अंदर अगर मैं देखूं, दिस इज स्लाइटली नेगेटिव, दिस इज स्लाइटली पॉजिटिव। एज वी नो Cl इज स्लाइटली नेगेटिव, कार्बन इज स्लाइटली पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ये कार्बन को स्ट्रेन लग रहा है, खिंचाव लग रहा है, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। अब क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इस कार्बन को एक स्ट्रेन लग रहा है। ठीक है, इधर से क्या बैठे हैं बेटा, देखो मिथाइल ग्रुप बैठे हुए हैं। अगर इस कार्बन पर बकायदा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इस पर जो मिथाइल ग्रुप बैठे हुए हैं बेटा, ये इसके पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को कम कर रहे हैं, मतलब कि ये इसको स्टेबल कर रहे हैं। कैसे, देखो जो CH3 यानी कि जो एल्काइल ग्रुप है दैट शो प्लस आई इफेक्ट, एज यू नो वेरी वेल, वो प्लस आई इफेक्ट देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू कार्बन की तरफ फेंकेंगे वो इंडक्टिव इफेक्ट से। सो दिस इज नोन एज प्लस आई इफेक्ट। तो पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी जो है वो यहाँ पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सेकेंड थिंग, यू ऑल्सो स्टडीड इन द क्लास 11th द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएं तो एक हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे, C डबल बॉन्ड C H H, और यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है,
अब एक हाइड्रोजन से एक हाइपर कॉन्जुगेशन का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए कितने हाइड्रोजन है, 3 3 6 और 3 9। तो इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर 9 हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर बनके पॉजिटिव चार्ज जो है वो 9 तरीके से डीलोकलाइज हो सकता है। एंड एज यू नो वेरी वेल, चार्ज की जितनी ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होती है मॉलिक्यूल में उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स लग रहे हैं बेटा पॉजिटिव चार्ज को यानी कि कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने के लिए। एक तो इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबल हो रहा है, एक ही हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, जब क्लोरीन इस पर स्ट्रेन डाल रहा है ना बेटा, तो कार्बन कहता है भाई मैं इतना स्ट्रेन बर्दाश्त नहीं करूंगा क्योंकि मुझे बैक साइड से स्टेबिलिटी मिलने के चांसेस है। वो प्राइमरी में नहीं था, है ना, वो प्राइमरी में नहीं था ये स्टेबिलिटी, टर्शरी में है। तो ये क्या कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, यू कैन गो, मैं इतना स्ट्रेन बर्दाश्त नहीं करूँगा क्योंकि मुझे बैक साइड से स्टेबिलिटी मिल रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस विल गिव यू C पॉजिटिव, CH3, CH3, CH3। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप एंड द फर्स्ट स्टेप इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब देखिए बेटा यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है फर्स्ट स्टेप में। क्या इसने न्यूक्लियोफाइल के आने का इंतजार किया? क्या इसने न्यूक्लियोफाइल के आने का इंतजार किया बेटा? नहीं किया। तो इसका मतलब जो रिएक्शन है वो चल पड़ी है मेरी, रिएक्शन ने न्यूक्लियोफाइल के आने का इंतजार नहीं किया। तो इट मीन्स रिएक्शन का रेट जो है वो मेरा सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ दिस सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल के आने का इंतजार इसने नहीं किया। सो दिस इज योर व्हाट? SN1 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। अब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया है। स्टेप 2 में क्या होएगा? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्टेप 2 में क्या होएगा बेटा आपका? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल के अटैक में क्या होगा बच्चे? देखिए अब मेरा बन गया बेटा कार्बोकैटायन एंड एज यू नो कार्बोकैटायन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। 3 बॉन्ड है ना, आपको एक शॉर्टकट बता रखा है हाइब्रिडाइजेशन का। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिन लीजिए, जो नंबर आता है उसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन। 2 नंबर आता है तो sp, 3 नंबर आता है तो sp2, 4 नंबर आता है तो sp3, 5 नंबर आता है तो sp3d एंड सो ऑन। तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है मेरे, तो जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो sp2। एंड एज वी नो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज ट्राइएंगुलर प्लेनर, मतलब ट्राइंगल में बैठे प्लेन में, बैक साइड भी खाली है फ्रंट साइड भी खाली है। तो यहाँ पर मेरी जो कार्बन की फ्रंट और बैक साइड है वो दोनों की दोनों खाली है। न्यूक्लियोफाइल के अटैक की पॉसिबिलिटी फ्रंट से भी बनती है और बैक से भी बनती है। तो यहाँ पर क्या है, मेरा न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, बैक से भी अटैक कर सकता है, दोनों तरीके की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर मुझे 50% तो सेम कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट मिलता है एंड 50% मुझे इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट मिलता है। और इस तरीके की जो मेरी मिक्सचर्स होती है जिसमें मेरी सेम और इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन 50-50 मुझे मिलती है, उसको बोलते हैं बेटा रेसिमिक मिक्सचर। तो यानी कि SN1 रिएक्शन के अंदर मुझे जो प्रोडक्ट मिलता है दैट प्रोडक्ट इज ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, दैट प्रोडक्ट इज ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखिए ये जो रिएक्शन चली है हमारी, दिस रिएक्शन इज अ 2-स्टेप रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज अ 2-स्टेप रिएक्शन इन विच स्टेप 1 में हमने देखा कि कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है एंड स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। तो स्टेप 1 जिसमें कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है बेटा, दिस इज योर स्लो स्टेप एंड दिस इज योर फास्ट स्टेप। ठीक है, जो स्टेप स्लो होता है ना बेटा, वही हमारा क्या होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। यानी रिएक्शन का रेट आपका स्लो स्टेप मेंटेन करेगा। इसको कैसे समझोगे? मान लो आप एक फैक्ट्री में गए, जूते की फैक्ट्री में आप गए, ठीक है। जूते की फैक्ट्री में 2 कंपार्टमेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 स्टेप है तो मैं इसीलिए 2 कंपार्टमेंट से समझा रही हूँ। जूते की फैक्ट्री में 2 कंपार्टमेंट है, एक कंपार्टमेंट में जूते बन रहे हैं, एक कंपार्टमेंट में फीते बन रहे हैं, और फिर वो डल के हमारे कहाँ जा रहे हैं, बिकने के लिए जा रहे हैं, डिलीवर होने के लिए जा रहे हैं। तो आपके जूते बनाने वाले जो कंपार्टमेंट है वो 1 घंटे में 5 पेयर ऑफ शूज़ बनाता है, लेकिन जो फीते बन रहे हैं वो 1 घंटे में 20 पेयर बन जाते हैं। बट जूते तो 5 पेयर ही बने ना, तो आपके 5 पेयर ही डिलीवर होंगे, फीते एक्स्ट्रा पड़े रहेंगे। तो आपकी कितनी डिलीवरी हो रही है दैट डिपेंड्स ऑन द स्लो स्टेप, यानी कि जिस कंपार्टमेंट में स्लो काम हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। इसी तरीके से रिएक्शन में जो स्टेप स्लो है ना, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन स्लो है क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड टूटता है बेटा, एनर्जी लगानी पड़ती है, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है।
तो एनर्जी रिलीज होती है। तो ये फास्ट स्टेप है। तो जिस स्टेप के अंदर हमारा बॉन्ड टूट रहा है वहां पे एनर्जी लगती है। सो दिस इज योर स्लो स्टेप एंड दिस स्टेप विल बी योर रेट डिटरमिनिंग स्टेप, यानी रिएक्शन का रेट हमारे सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, किसी भी चीज पर डिपेंड यहाँ पर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज योर SN1 रिएक्शन जिसके अंदर मुझे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो देखने को मिलता है। इज इट क्लियर? फटाफट नोट कर लीजिए इसको, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछी जाती है एग्जाम में बहुत बार। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो SN1 रिएक्शन है बेटा, उसमें हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो रहा है। देखिए SN2 में तो आपका कार्बोकैटायन नहीं बन रहा था ना, एक तरफ से बॉन्ड बना एक तरफ से टूटा, तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। लेकिन जो हमारा SN1 रिएक्शन है उसमें हमारी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है, और जहां पर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है ना बेटा, वहां पर हमें रीअरेंजमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। सो हमें नेक्स्ट देखना है रीअरेंजमेंट इन SN1 रिएक्शंस। SN1 रिएक्शंस के अंदर हमें क्या रीअरेंजमेंट्स देखने को मिल सकती हैं, ये हमें यहाँ पर स्टडी करना है। क्या क्या रीअरेंजमेंट्स हमारी यहाँ पे हो सकती है। देखिए अब हमें पता है कि जो हमारा SN1 रिएक्शन है उसके अंदर हमारा जो RDS होता है, यानी कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो होता है, दैट स्टेप इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, यानी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन जो है वो हमारा रेट डिटरमिनिंग स्टेप, उससे हमारे रिएक्शन का रेट जो है वो डिटरमाइन है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल लेकर चलूँ, दिस इज CH3 C CH3 CH3 CH2Br। यहाँ पर क्या होगा, अगर SN1 रिएक्शन हो रही है तो ये रिमूव आउट हो जाएगा, फॉर्मिंग व्हाट CH3 C CH3 CH3 CH2 पॉजिटिव, यानी कि कार्बोकैटायन। इन केस अगर आप SN1 रिएक्शन कर रहे हैं और वहाँ पर आपके कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है, और उस कार्बोकैटायन के अंदर अगर मैं 1,2 हाइड्रोजन या 1,2 मिथाइल शिफ्ट करके एक्स्ट्रा स्टेबल कार्बोकैटायन लेके आ सकती हूँ, तो हमारा वो स्टेप वहाँ पर हमें होता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या देखा, इसके निकलने से ये कार्बोकैटायन बन रहा है, तो आप क्या इमेजिन करेंगे कि यहाँ पर आपके पास ये प्रोडक्ट मिल जाए। इज इट क्लियर? आप ये इमेजिन करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे, आपको ये प्रोडक्ट मिल जाए, बट एक्चुअल में आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिलता। ठीक है, होता क्या है यहाँ पे, देखिए ये कौन सा कार्बोकैटायन है बच्चे, प्राइमरी कार्बोकैटायन। अगर ये मिथाइल जो इसके बिल्कुल एडजेसेंट में बैठा होता है ना, इसके एडजेसेंट में मिथाइल ग्रुप या हाइड्रोजन, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके यूं के यूं उठ के अगर इधर आ जाए तो क्या बनेगा, दिस विल गिव यू CH3 C CH3 CH2। यहाँ से मिथाइल उठ के यहाँ पर आ गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। और अगर ये ऐसा करता है तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन से किस में चेंज हो जाता है बेटा, टर्शरी कार्बोकैटायन में। एंड एज वी नो टर्शरी कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी। तो ऑल एंड ऑल यहाँ पे टर्शरी कार्बोकैटायन में प्राइमरी के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबिलिटी है, और ज़्यादा स्टेबिलिटी को जहाँ पर भी ज़्यादा स्टेबिलिटी जहाँ पर भी आती है रिएक्शन के अंदर, वो स्टेप अपने आप हो जाता है, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्राइमरी से टर्शरी में ये अपने आप चेंज हो जाता है बिकॉज टू गेट द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। एंड दिस इज नोन एज 1,2, इस स्टेप को क्या बोलेंगे बेटा, दिस इज नोन एज 1,2 क्या शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, मिथाइल शिफ्ट। इसी तरीके से 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देती तो हाइड्रोजन शिफ्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, हमारी 1,2 मिथाइल शिफ्ट या 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट होने की वजह से अगर कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी आ रही है तो मॉलिक्यूल उस स्टेबिलिटी को हर हाल में गेन करेगा, एंड देन यू गॉट द प्रोडक्ट। अब क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एंड यू गॉट द प्रोडक्ट CH3 C CH3 CH2 CH3 एंड न्यूक्लियोफाइल। इज इट क्लियर? तो कार्बोकैटायन अगर आपको SN1 रिएक्शन एग्जाम में दी जा रही है तो पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप यानी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन करेंगे। कार्बोकैटायन बनाने के बाद आप ये देखिएगा कि कहीं से कोई शिफ्टिंग करके, मिथाइल या हाइड्रोजन शिफ्टिंग करके, यानी कि अल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करके आपको कहीं से कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन गेन हो रही है। अगर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन आपको गेन हो रही है तो वो काम वहाँ पर अपने आप हो जाएगा, आप रोक नहीं सकते हैं। एंड आपको जो प्रोडक्ट्स आपने सोचे हैं वो ना मिलने की बजाय कुछ और प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, कुछ और प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तो हमारा हो गया सब्स्टिट्यूशन का स्टेप, ये तो हो गया हमारा यहाँ पर
सब्स्टिट्यूशन का स्टेप। अब यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूशन के अलावा मुझे एलिमिनेशन भी देखने को मिल सकती है। एलिमिनेशन का मतलब समझते हैं बेटा, यहाँ पे कोई छोटा मॉलिक्यूल यहाँ पर एलिमिनेट होता है, कोई स्मॉल मॉलिक्यूल यहाँ पे एलिमिनेट होता है। जैसे यहाँ से Br नेगेटिव तो निकल ही चुका है ना। अब क्या होगा यहाँ पे, इसके अल्फा में जो हाइड्रोजन है बेटा, अगर वो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन दे के निकल जाए H पॉजिटिव के रूप में, तो HBr बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3। देखो एक तो ये बन सकता है, एक ये बन सकता है कि ये वाला हाइड्रोजन निकल जाए, है ना। दूसरे पेन से दिखाती हूँ आपको, क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। एक ये हो सकता है कि ये CH2 जो है यहाँ से ये हाइड्रोजन शिफ्ट करके ये एल्कीन बना दे। तो सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है, दिस विल फॉर्म CH3 डबल बॉन्ड CH3। तो एलिमिनेशन होके यहाँ पे एल्कीन की फॉर्मेशन भी हो सकती है। और यहाँ पर जब एल्कीन की फॉर्मेशन होगी आपको मेजर प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा। क्यों बेटा, बिकॉज ऑफ सेट-जेफ रूल, ठीक है, याद है बेटा सेट-जेफ रूल। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल। यहाँ पर देखो ये जो एल्कीन बनता है इसमें 2 सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर जो ये एल्कीन बन रहा है इसमें 1 2 3 सब्स्टिट्यूशन है। तो जितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूशंस होंगी उतनी ज़्यादा एल्कीन के अंदर स्टेबिलिटी वहाँ पर आएगी। तो यहाँ पे बाय लॉस ऑफ द स्मॉल प्रोडक्ट्स आपको एक लॉस ऑफ द स्मॉल प्रोडक्ट आपको एक अलग से एक और प्रोडक्ट देखने को मिल सकता है, एंड दैट टाइप ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। उस टाइप की रिएक्शन को हम यहाँ पे किस नाम से जानते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या देखा बेटा, हमने यहाँ पर देखा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। क्या देखा बेटा यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को, यानी फर्स्ट टाइप ऑफ द रिएक्शन हमने देख ली एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड्स यानी हेलो एल्केन्स की, दैट आर नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन देखी बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। एक बार रिवाइंड कर देते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमने 2 टाइप देखी, SN1 SN2। दिस इज यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, दिस इज बाईमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन। यानी यहाँ पे सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है रेट, यहाँ पर सबस्ट्रेट और रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पर रिएक्शन होती है 2 स्टेप, ठीक है, जिसमें हमारा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है फर्स्ट स्टेप में, दैट इज योर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, और सेकंड स्टेप में आपका होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, है ना। SN2 क्या होती है, बाईमोलिकुलर। तो यहाँ पर एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है जिसके अंदर न्यूक्लियोफाइल के अटैक के साथ साथ ही रिमूवल होता है आपका हेलोजन का एक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन की मदद से, और सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो आपने देखा यहाँ पर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स प्रेफर होते हैं, यानी कि SN2 रिएक्शन जो है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो प्रेफर करते हैं, और SN1 रिएक्शन हमारे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है वो प्रेफर करते हैं। और हमारी रिएक्शंस कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रोसीड होती हुई हमें दिखाई देती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट एलिमिनेशन रिएक्शंस। ये आपका सारा का सारा एलिमिनेशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में हमने बताया। जो नेक्स्ट टॉपिक हमें यहाँ पर पढ़ना है वो पढ़ना है हमें एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। और एलिमिनेशन रिएक्शंस का हल्का सा आइडिया मैं आपको दे चुकी हूँ। क्या होता है एलिमिनेशन बेटा, रिमूवल ऑफ ए स्मॉल मॉलिक्यूल फ्रॉम द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में से छोटा सा मॉलिक्यूल अगर मेरा रिमूव आउट होता है तो उसको बोलते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन नेक्स्ट लेक्चर में, उसको डिटेल में करेंगे। उसके अलावा हमें और भी रिएक्शंस पढ़नी है हेलो एल्केन्स की, रिएक्शन विद द एक्टिव मेटल्स एंड रिएक्शन विच आर नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ध्यान से पढ़ते रहिए, कुछ मुश्किल नहीं है बेटा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको सब कुछ बहुत आसान लग रहा है तो आप मुझे ये भी कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि हमारा यही मकसद है, हम केमिस्ट्री को ईजी से ईजी बनाना चाहते हैं बच्चों के लिए। जो बच्चों को स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मुश्किल लगती है, हम उसको आसान तरीके से आसान वे में समझाना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मेक द केमिस्ट्री द ईजिएस्ट सब्जेक्ट फॉर द स्टूडेंट्स। सो कमेंट मी, शेयर माई चैनल एंड लाइक कीजिए आपको अगर सब कुछ क्लियर कट समझ में आ रहा है तो। धन्यवाद बच्चों।